नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड 2016 का पेपर फर्स्ट, जो कि आपका जीके का यहाँ पर पेपर है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो कि आपके 100 है, और इसमें हम डिटेल में हर एक प्रश्न को समझेंगे, साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी फाइनल आंसर की के थ्रू, जिसमें कि डिलीटेड क्वेश्चन को भी हम मार्क करती हुई चलूँगी। और साथ में हम बात करें तो इसका अगर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं कि ये वाला पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का, आंसर की का, दोनों के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आरपीएससी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका मार्क किया हुआ पीडीएफ, जो कि वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आपका ये पेपर हुआ था वरिष्ठ अध्यापक कह सकते हैं, सीनियर टीचर या सेकंड ग्रेड। तो ये आपका 26 अप्रैल 2017 को हुआ था। 2016 वाली ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपकी ये पहला जो पेपर है, तो इसमें आपके प्रश्न शुरू होते हैं जीके के। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो डिलीटेड के अंदर है, डिलीट हो चुका प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न पर हम जाएंगे। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा और भी जो प्रश्न आते रहते हैं, जैसे कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है। वो कहाँ पर है? सिरोही में। और ये पठार संबंधी जो प्रश्न है काफ़ी सारे, और जाके पहाड़ से संबंधित है, कौन सा जिला किससे जो है नज़दीक है, टच करता है, वो काफ़ी सारे ऐसे बेहतरीन प्रश्न आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी मिल जाएंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लगभग 5 सालों के पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहाँ पर 2015 से लेकर 2020 और 21 के कुछ प्रश्न पत्रों सारे आपको एक ही पीडीएफ में, पहले मास्टर क्वेश्चन पेपर, फिर इसका फाइनल आंसर की जस्ट उस पेपर के नीचे दिया गया है। तो उन पेपर्स को आप ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और शुरुआत जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हुई थी, तब बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया था हर एक पेपर में। तो उनको भी आप ज़रूर देखना। साथ में आरपीएससी के हर पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो तीन यहाँ पर झील है, लवणीय है। चौथी कौन सी नहीं है? तो कोलायत झील जो है वो आपकी लवणीय झील नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, कोलायत कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। और इसको जो है कोलायत ही तो कपिल मुनि की तपोस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कावोद की हम बात करें तो कावोद आपका जैसलमेर में है, पचपदरा बाड़मेर में, और डीडवाना नागौर में। नेक्स्ट है मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो मावट वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये काफ़ी बार प्रश्न आता रहता है, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उद्गम स्थल और नदी दी गई है, तो यहाँ पर आपको इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि सुमेलित कौन सा किस तरह से होगा। साबी की अगर हम बात करें तो साबी कहाँ से निकलती है? तो अगर आपको साबी का नहीं याद आता है, तो आप एक ऐसा चुनिए कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो यहाँ से निकलती है, जो आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पर बाणगंगा जो है, वो बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर सी में जो है सेकंड कौन सा मिलता हुआ है? तो यहाँ पर सी के अंदर है। अब यहाँ पर एक में ही ये मिलान आपको मिल गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, साबी निकलती है यहाँ पर पहले ऑप्शन से निकल के आया है कि सेवर की पहाड़ियाँ से। इसके अलावा काकड़ी जो है वो कोटड़ी गाँव से निकलती है। और फिर आपका जो कातली बसता है, वो कातली जो है खंडेला की पहाड़ियाँ से। और कातली को लेकर के भी काफ़ी बार प्रश्न आते रहते हैं। जो कातली जो है, इसके कौन सी सभ्यता जो है इसके किनारे है? तो आपकी गणेश सभ्यता। और ये नदी कहाँ संबंधित है? सीकर से संबंधित है। तो इस तरह जो इसका आंसर जो बनेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा? तो आपका सेकंड ऑप्शन ये बन जाएगा। तो कातली को लेकर के इस तरह से प्रश्न काफ़ी बार आरपीएससी में भी और जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, ये आपका कोपेन के वर्गीकरण को लेकर के है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का जो है उपयोग यहाँ पर किया है? तो इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, बहुत ही इजी में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनको 4 भागों में बांटा गया है। एक आप ब्रीफ में अभी इसमें भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपका जो बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, BWHW के अंदर आएगा। जहाँ पर आपका रेगिस्तानी एरिया है, वो तो आपका BWHW है। जैसे कि आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर का भाग हो गया, जोधपुर का है। तो इस तरह से जो रेगिस्तानी इलाका है वो आपका BWHW के अंदर आएगा। इसके अलावा BSHW में आप ऐसे ध्यान रखें जहाँ पर स्टेपी जलवायु जो बीच में होगी। तो ये जो एरिया है लगभग वो आपका BWHW है।
और यहाँ पर बीच के अंदर हम देखें तो वो आपका BSSW होता है। और नीचे का जो एरिया है उसको आप देखिए AW से। AW का अर्थ ना जान करके AW से आप आद्र से इसको कनेक्ट कीजिए। आद्र A से होता है तो AW, तो नीचे का जो एरिया है वो AW है, आद्र है। और फिर जो आपका जयपुर का अगर हम बात करें, जयपुर किस में आता है, पूर्वी मैदान किस में आता है, वो CWG के अंदर आता है। तो इस तरह से आप ब्रीफ में ध्यान रख सकते हैं। और जैसे कि नागौर पूछ ले तो नागौर आपका जो है BSSW के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम देखें कि बात की गई है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की, तो आपका BWHW में आता है। डिटेल में आप इस को उस वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, तो वो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर है। तो विंध्यन कगार जो है वो चंबल और बनास के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी दी गई है और सहायक नदी दी गई है। तो माही का जाखा बिल्कुल सही है, लूनी का सूकुड़ी, ये बनास मेज तो बिल्कुल नहीं है, और चंबल पार्वती। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका बनास को मेज को लेकर के दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो मेज जो है वो आपकी चंबल की है, ठीक है। इसके अलावा बनास की भी आप ध्यान रख सकते हैं, बेड़च है, सहायक नदी, खारी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, इनमें से बतानी है आपको। तो कांतली है, कांतली सीकर में जो है, काकनी है, गग्गर है, गग्गर को मृत नदी भी कहते हैं। तो सागी नदी जो है वो आपकी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अगर हम बात करें इसका जो उद्गम होता है वो जालोर में होता है, और फिर ये आगे जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है, तो ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत बार आप देखेंगे, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। RPSC में भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हम बात करें तो कांतली नदी जो है वो सांभर नदी में नहीं गिरती है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि तीनों का हम नाम ध्यान रखें, मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़ तीनों ही जो है सांभर झील में गिरती है, और लेकिन कातली यहाँ पर नहीं गिरती है। कातली आपकी ध्यान रखें जो कि आपकी अंतः प्रवाही नदी है। इसमें थोड़ा इजी वे में दिया गया है, उसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये 3 नाम ध्यान रहेंगे तो और भी ज़्यादा आप इस प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट होता रहता है कि सांभर झील में गिरने वाली नदियों का नाम को लेकर के कई बार एक ही नाम आता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया। तो रामसर कन्वेंशन को आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये इसमें जो बताया जाए तो ये आपका केवलादेव है घना, और दूसरा आपका सांभर है। तो दोनों ही आपके रामसर के अंदर आते हैं। रामसर अगर हम इस वेटलैंड डे की बात करें वो कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़्यादातर पूछा जाता है। बीहड़ को लेकर के सीधा आपका उत्तर होता है चंबल। अगला प्रश्न हम बात करें तो आपका है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण के कारण को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, और लगभग सभी जो कैंडिडेट है इसको सही करते हैं, क्योंकि आप राजस्थान से रहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को नेक्स्ट इसमें हम देखें कि अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है, लेकिन सौर्य ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर इसका कारण नहीं है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कितनी लंबाई जो है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1070 है। इसके अलावा ज़्यादातर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजस्थान की जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, तो वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर भी ध्यान रखिए आप 869 किलोमीटर है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। तो मध्य प्रदेश से संयुक्त है तो उनमें से जो होगी भरतपुर, तो आप अगर देखें तो भरतपुर नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, सिरोही, और ये आपका झालावाड़ जो है वो मध्य प्रदेश से संयुक्त है, 4th ऑप्शन। अगला प्रश्न है जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं। तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर चावल भी मिले थे, यहाँ पर कृष्ण लोहित वर्धमान मिले, तांबे की वस्तुएं मिली। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो नहीं मिला यहाँ पर, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इन तीनों को आप जरूर ध्यान रखें। आहड़ कहाँ से संबंधित है, कौन से जिले से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि उदयपुर। और ये सभ्यता कौन सी युग की है, ताम्रयुगीन भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ये प्रश्न भी बहुत बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही पूछा है, आरपीसी में भी आया हुआ है, और यहाँ पर इसका जो आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। तो ये आपका कोड को लेकर के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही जो अभिलेख है उन्हीं में आपको जो प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। तो ये ABCD इसका ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। तो विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव। अगला है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो ये मारा गया था नुसरत खां। और ये जो रणथंभौर का आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा, तो इसमें जो रणथंभौर के शासक का नाम जो है आप जरूर ध्यान रखें, हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट हम देखें कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इनमें ये नाम दिए गए हैं, साथ में आपको कूट दिए गए हैं, तो उनको आपको चुन करके बताना है कि कौन कौन इनमें शामिल थे कि नहीं। तो यहाँ पर केवल बात करें तो एक तो आपके राजा भारमल ईडर के, और दूसरे हैं वीरमदेव मेड़तिया। तो दोनों जो है ये पक्ष में लड़े थे, तो पहला और दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा, तो कब तक ये रहा था। तो 1615 तक। अगला प्रश्न है, ये भी आपका कूट मिलान कोई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, तो इनमें नाम बताने हैं व्यक्तियों के। साधु सीताराम दास संबंधित है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को लेकर के भी प्रश्न आता रहता है बार बार, तो ये भूप सिंह इनका नाम ध्यान रखें बचपन का। इसके अलावा पहले का नाम भी पूछा जाता है इनका, जो भूप सिंह। माणिक्यलाल वर्मा, इसके अलावा नारायण जी पटेल, चारों ही जो है इस आंदोलन से संबंधित है, और ये आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो ये 1944 में डूंगरपुर राज्य जो प्रजामंडल है की स्थापना हुई। प्रजामंडल को लेकर के भी एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, जिसमें कि आप प्रजामंडल को याद करने की ट्रिक देख सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रजामंडल को लेकर के आप जो प्रजामंडल की डेट है यहाँ पर जो पूछी जाती है वो याद कर पाएंगे। कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था। तो मोहनलाल जालोरी इनसे संबंधित नहीं थे। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। मत्स्य संघ की बात करें, जो कि पहला संघ है, इसको आप याद रख सकते हैं ABCD से। ABCD आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जो कि आपका पहला, हम बात करें इसमें जो राजस्थान का जो विलय हुआ, इसके अंदर पहला चरण ये है मत्स्य संघ, जिसमें ये चारों जो देशी राज्य है वो शामिल किए गए थे। इसके अलावा जो ठिकाने की बात करें तो आपका नीमराना ठिकाना इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी। तो ये रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी, डूंगरपुर से संबंधित। और कालीबाई डूंगरपुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखें आप। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। तो ये दादू पंथ से माना जाता है। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है, जगह है, उसको ही लेकर के प्रश्न आता है। नारायणा कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इनका जो काल क्रमानुसार जो है सही एक कालक्रम बताना है। तो इनमें से तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कब क्या हुआ इनका। तो डाबरा कांड की हम बात करें तो ये आपका संबंधित है 1947 में आपका ये हुआ, और ये नागौर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट नीमू चना कांड, तो इसको जो है
महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे भी बढ़कर संज्ञा दी थी और ये 1925 में हुआ। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 1919 में हो गया था। चंडावल कांड की अगर हम बात करें वो 1942 में हुआ। मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड है वो 1913 में हुआ था, मतलब उससे पहले हो गया था। और अगर हम बात करें कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो वो मानगढ़ है। और इससे बढ़कर अगर बात करें, और ये संज्ञा भी जो है महात्मा गांधी ने दी थी। तो अब यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर होगा। तो इसमें जो दिया गया है कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। तो ये यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, चौथा पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर, तो ये आमेर में स्थित है शीला देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था बसंती नामक किले का। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं किशनगढ़ शैली से। अगला है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तरी का मेला आयोजित होता है तो वो है अलवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो वो कौन सा स्थान यहाँ पर है? तो ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। और यहाँ पर एक दो बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है कि फ़कर दरगाह जो है कहाँ पर है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपकी यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको आप सबसे पहले तो ध्यान रखें कि ये समुदाय कौन सा है, बोहरा समुदाय है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बाबा फखरुद्दीन की है जगह कौन सी है? गलियाकोट है। अब ध्यान रखिए कि गलियाकोट जो है वो कहाँ पर है? वो आपका डूंगरपुर में है। तो इस तरह से आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। और फ़कर दरगाह की भी कई बार प्रश्न आया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी। पाबू जी को अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, या ध्यान रखें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। और पाबू जी कोलूमंड, इस तरह से आप जगह का स्थान भी ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ जो है राणा कुंभा द्वारा कृत है? जब मैंने आरपीएससी की एक सीरीज शेयर की थी जिसमें कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया था, उसमें भी आपके 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये प्रश्न जो है इसमें कुंभा की जो रचनाएं हैं इनको आप अभी से ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला तो है संगीत राज और दूसरा है यहाँ पर संगीत मीमांसा। तो यहाँ पर कुंभा द्वारा रचित जो है पूछे जा रहे हैं, तो इसमें ए और बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। हाला, झालारी कुंडलियाँ, ईसरदास बारट, बिल्कुल सही है। गुण भाषा, हेम कवि, महादेवी पार्वती रिवेली, तो ये कंवल सान झूला की है। और शिवदास गार्डन की अगर हम बात करें तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध ज़्यादातर पूछे जाने वाला जो ग्रंथ अगर लेखक को लेकर के बात की जाए तो वो है आपकी अचलदास खीचीरी वचनिका। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवदास गार्डन द्वारा। और यहाँ पर चौथा है राव जयसिरो छंद बिटू सुजा, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सान्य झूला जरूर ध्यान रखें, जो कि लिखी थी महादेव पार्वती रिवेली। मांदलिया पहना जाता है, तो मांदलिया या मांदलिया जो बोलते हैं वो गले पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? ये प्रश्न बहुत बार कंफ्यूज करता है, जिसको आप ध्यान रखें। भाद्रपद में ये आपकी कजरी तीज सातुड़ी तीज मनाई जाती है। और भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को, क्योंकि तीज है तो तृतीया को मनाई जाएगी, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, तो ये आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो यहाँ पर ये उल्लिखित है आर्टिकल 243, और ये आपका है आय। तो यहाँ पर झ लिखा गया है 243 झ।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, ये केवल और केवल राज्यपाल द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो ये है संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ। अगला है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति जो है निहित नहीं है? तो आप देखें कि विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल के अंदर नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, ये प्रशासनिक विभाग। इसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका कूट का प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो कि यहाँ पर 4 कथन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं कर लेते। बिल्कुल गलत है। इसका गठन जो है अगस्त 1949 को हुआ था। तो ये एक नहीं, ये 20 अगस्त को हुआ था। और बाकी तो आपका जो दिया गया है ईयर आपका बिल्कुल सही है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा हम बात करें तो यहाँ पर आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है, और सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। तो तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा जो है प्रथम अध्यक्ष थे, ये गलत है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिलीटेड क्वेश्चंस में से है, तो उसको हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो ये आपके ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा। अगला है कि शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की मेजबानी बैठक की मेजबानी की। तो ये है आपका मुंबई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर जो हम बात करें केंद्र में जो डायर की केंद्र में द्वैध शासन है, वो इसकी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वो है भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, तो ये आपका कूट का प्रश्न है, जिनमें से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? तो इसमें वित्त आयोग के नहीं होते हैं, नीति आयोग के बिल्कुल जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तीसरा यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नहीं होते, विधि आयोग के। तो यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा, कि मतलब बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य रहा है? तो वो है अफगानिस्तान। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको करेंगे यहाँ पर। तो ये तीसरा 27 ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम। तो ये भी आपका जो हम बात करें उस समय का जो है करंट का प्रश्न यहाँ पर है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर राज्य के समस्त गाँवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। तो ये संबंधित है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। भारत की तीनों सेनाओं के 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेट मीट का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। ये करंट के प्रश्न हैं जितने भी आ रहे हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो वो है गंगाला।
राजस्थान राज्य का खेल है, तो ये आप स्टैटिक का प्रश्न है, तो ये तो आपका करंट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका बास्केटबॉल जो है राजस्थान का राज्य खेल है। भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल जो है कहाँ है, तो ये जयपुर है। बर्लिन जर्मनी आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो विजेता की भारतीय टीम के सदस्य थे, तो पंकज विश्वकर्मा, अजमेर। 2016 में पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये था भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी, तो इसमें आपको टन के अंदर लाख टन में इसका उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 53.14 लाख टन। अगला प्रश्न है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। ये जरूर ध्यान रखें, काफी बार ये प्रश्न आता रहता है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। इसको इंग्लिश में भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं इसका, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था, तो 169.34 लाख टन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी, तो ये 66.1%। अगला प्रश्न है, किस मनोविज्ञान ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे, तो वो थे मार्गरेट मीड। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना, तो ये आपके साइकोलॉजी के प्रश्न यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया है, तो ये दिया है वुडवर्थ ने, तो ये परिभाषा जरूर ध्यान रखें। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखना या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी है, वो तो यहाँ पर आप बताएं, तो ये कोहलर ने दी है। ये वो चिंपांजी पर जो इन्होंने किया था अपना, तो उस पर इन्होंने ये इनसाइट थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सामाजिक कारक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके उल्टे जो अगर हम बात करें पियाजे जो है सामाजिक कारक को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इसी वजह से उनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, इन्होंने सामाजिक कारक को बहुत महत्वपूर्ण माना है बच्चे के सीखने में। अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह कहलाता है, जैसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण, तो ये आपका शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे आप जीके भी पढ़ रहे हैं और अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं वो दोनों ही आप पैरेलल पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे में वो टांग अपनी नहीं होंगे, तो ये आपका रह जाएगा कि शून्य स्थानांतरण हो रहा है। एक तरफ अपना जीके पढ़ रहे हैं, एक तरफ अपना सब्जेक्ट कंसर्न का काम कर रहे हैं, तो ये आपका शून्य स्थानांतरण है। अगला है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, तो स्किनर द्वारा कौन सा है, तो ये आपका क्रिया प्रसूद है। अनुबंधन, इसको आप ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत कह सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। क्लासिकल आपका पेवलव का है। अंतर्दृष्टि जो भी हमने बात की इनसाइट थ्योरी जो कि आपका कोहलर का है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो आपका थॉर्नडाइक का है। अगला है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, वो यहाँ पर आप बताएं। तो विकास एक रेखीय होता है, तो अगर हम बात करें तो विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, ये एक आपने सुना होगा कि वर्तुलाकार होता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है, तो ये एक रेखा में नहीं चलता है। जैसे कि ये घूमता हुआ कि पहले कि अगर कुछ छूट गया है तो वो उसको भी वापस लेते हुए आगे बढ़ेगा, इस तरह से विकास का जो है क्रम चलता रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला, विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल विकास का जो है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगला है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं, तो ये आपका होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। और इससे पहले जो भी आंसर आया था मार्गरेट का, तो उन्होंने ये अध्ययन किया था, तो जिसका उत्तर भी आपको पहले मिल चुका है, तो ये आपका अध्ययन है। अगला है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया है,
तो ये युंग ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है इनमें से? तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस जो होता है, आनुवांशिक प्रभाव आपका, वो आपका जैविक निर्धारक है। अगला प्रश्न है रक्षात्मक युक्ति इनमें से कौन सी नहीं है? ये भी काफ़ी सारी युक्तियां आपकी बार बार पूछी जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, वो आपकी यहाँ पर जो रक्षात्मक युक्ति है वो नहीं है, सॉरी, ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपकी है, और ये आपकी क्षतिपूर्ति है वो आपकी है। इसके अलावा औचित्य स्थापन भी आपका है, लेकिन साहचर्य जो है वो आपका इसमें रक्षात्मक युक्ति नहीं है, जो साहचर्य स्थापित होता है। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा पेवलोव के सिद्धांत के अंदर किस तरह से साहचर्य स्थापित होता है। और जैसे कि आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, जैसे कि कोई क्लास में मॉनिटर है तो उसका जब टीचर नहीं होता तो वो अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, एज ए टीचर वो बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये भी आपकी एक रक्षात्मक युक्ति के अंदर आता है। और क्षतिपूर्ति के लिए जैसे कि हील्स पहनना, थोड़ा लंबा दिखने के लिए, वो आप ध्यान रख सकते हैं। रैशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन करना, कोई कमी रह जाती है तो उसको। अगला प्रश्न है गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? एक बार ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश में भी याद रहता है, तो इंग्लिश के भी आप इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियल तीनों है, तो पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है मानसिक आयु की अवधारणाओं को विकसित किया था, तो बिने ने किया था ये। अगला है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसको कहते हैं, तो ये आपका अपसारी चिंतन के अंदर आएगा। अगला है कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका जो प्रश्न यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इसमें संवेगात्मकता की बात की गई है, तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, एम्पैथी होता है, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स होता है, तीनों में ही संवेग जो है वो शामिल है। अगर हम बात करें जो उद्यमी सामर्थ्यता है, उसमें संवेग की यहाँ पर तत्व शामिल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न की ओर चले तो यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये यहाँ पर मैक्लेलैंड ने इसका जो है सिद्धांत को दिया है। अगला है डिस्लेक्सिया संबंधित है, ये भी बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जाता है, ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है बाल अपराध का कारण नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर अच्छा वातावरण है, उचित घरेलू वातावरण है, तो वहाँ पर बाल अपराध नहीं होंगे। कुडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है, तो कुडर परीक्षण किसके लिए अभिकल्पित है? तो कुडर जो है वो आपका अभिरुचि, इंटरेस्ट के लिए है, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो मेमोराइजिंग जो है सृजनात्मकता, रट लेना किसी का सृजनात्मकता तत्व के अंदर नहीं आएगा। फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी, भाई एक जगह नहीं रुकना चाहिए, अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो थोड़ा और ट्राई करके देखना चाहिए, वही एक लचीलापन होता है। एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में कि नयापन क्या लाए हैं, तो तीनों चीज़ें आपके सृजनात्मक क्रिएटिविटी के अंदर आती है, और रटना नहीं आता है। अगला है महासागर सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, तो आपके साइकोलॉजी के खत्म हो चुके हैं, ये प्रश्न आपके आ चुके हैं वर्ल्ड और ये वर्ल्ड जीके के। तो यहाँ पर हम बात करें तो कौन सी गुजरती है, तो वो आपकी है ये आपके अटलांटिक से। अगला प्रश्न है दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो ये है उत्तरी प्रशांत। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की यहाँ पर नहीं है, तो इन श्रृंखलाओं का भी आपको ध्यान रखना है। तो एटलस जो है वो आपकी यूरोप की श्रृंखला नहीं है, तो एटलस की हम बात करें वो अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर पश्चिम से चलने वाले स्थायी पवनें क्या कहलाती है, तो ये यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पवनें कहलाती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये आपका 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर दक्षिण विस्तार है। अगला प्रश्न है पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया था जो संबंधित है, वो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये जो देश है आपका बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों के समय में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की जो है घटना सामान्य है। तो आज के इस पेपर में हमने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, जो कि आपके सेकंड ग्रेड के सीनियर टीचर के 2016 के जीके के पेपर फर्स्ट के प्रश्न थे। इसके अलावा आगे आने वाली सीरीज में हम आगे आने वाले प्रश्नों को देखेंगे, जो कि और प्रश्न आए गए हैं दूसरा पेपर। इसके अलावा जो आपका 2018 का पेपर है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में इन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आरपीएससी की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सीरीज बनाई गई है, जिसमें कि पहले के काफ़ी सारे प्रश्नों का जो कलेक्शन है उनको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।